Welcome students. MA Previous Philosophy पेपर थर्ड लॉजिक। इसमें हम लास्ट लेक्चर में न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाण पर चर्चा कर रहे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम करेंगे अनुमान की प्रक्रिया और अनुमान का जो आधार, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अनुमान का आधार व्याप्ति है। तो इस व्याप्ति की स्थापना के लिए न्याय दर्शन में 6 प्रकार की विधियां बताई गई है, जिसके आधार पर ही व्याप्ति की स्थापना पूर्ण होती है। तो न्याय दर्शन के भाष्यकार कहते हैं कि हमें सदैव अज्ञात अर्थ के विषय में ही अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती है। यह अनुमान की प्रक्रिया हम अज्ञात अर्थ में नहीं करते हैं, बल्कि जो संदिग्ध अर्थ है, यानी जिन विषयों के प्रति हमारे मन में संशय है, उन पर भी न्याय अनुमान की प्रक्रिया होती है। अनुमान की प्रक्रिया में अनुमिति यानी अग्नि ज्ञान को प्रकट करने में लिंग का जो तृतीय ज्ञान है वो अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हमने कल पढ़ा कि लिंग का जो तृतीय ज्ञान है उसे ही हम लिंग परामर्श भी कहते हैं। इन्होंने ज्ञान के 4 अंग बताए हैं। व्याप्ति का निश्चय, दूसरा इन्होंने बताया पक्षता या साध्य में संदेह, तीसरा व्याप्ति स्मरण, और चौथा पक्ष धर्मता यानी हेतु के पक्ष में स्थिति। इस तरह से इन्होंने ज्ञान के ये 4 घटक बताए हैं। व्याप्ति का जो निश्चय है, इसमें इन्होंने बताया है कि व्याप्ति ग्रहण करने से पहले रसोई में जो होने वाला ज्ञान है, जिसे हम प्रथम ज्ञान कहते हैं, यानी जो धुएं का ज्ञान है, वो लिंग ज्ञान कहलाता है। और इससे अग्नि का अनुमान हमें नहीं होता। इस समय तक व्याप्ति का केवल निश्चय नहीं हो पाया है। इसलिए सबसे पहले हमें जो प्रथम ज्ञान हो रहा है रसोई में धूम और अग्नि का, वहाँ व्याप्ति का निश्चय होना आवश्यक है। दूसरा इन्होंने बताया कि साध्य में या पक्ष में भी संदेह की बात इन्होंने की है कि व्याप्ति निश्चय का हो जाने के बाद भी रसोई में जो धूम का ज्ञान हो रहा है वह भी अग्नि का अनुमापक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि रसोई में अग्नि संदेह नहीं है, यानी अग्नि पर हम संदेह नहीं कर सकते हैं। जहाँ साध्य की सत्ता में संदेह रहता है वहीं अनुमान किया जाता है। रसोई में अग्नि की सत्ता जो है संदिग्ध नहीं है। ठीक है, तो अनुमान कहाँ किया जाएगा? व्याप्ति के आधार पर, जहाँ पर हमें साध्य के पक्ष में संदेह का प्रतीतिकरण हो। तीसरा इन्होंने बताया व्याप्ति स्मरण, कि रसोई में व्याप्ति निश्चय कर लेने के बाद जब पर्वत पर धूम का हम दर्शन करते हैं, जो कि ये दूसरा ज्ञान है, इस दूसरे ज्ञान में अग्नि की अनुमिति हमें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अनुमिति ज्ञान में व्याप्ति स्मरण भी निमित्त होता है। तो व्याप्ति ग्रहण होने के बाद भी वह व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उस व्याप्ति को ही मूल यानी भूल जाता है, तो उसे अनुमिति भी नहीं हो पाती है। कहने का मतलब यह है कि जब आपको व्याप्ति ज्ञान हो गया है और अब आपने पर्वत पर धुएं का दर्शन किया है, तो जब धूम का हम दर्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको व्याप्ति स्मरण भी होना चाहिए कि यहाँ धुआं उठ रहा है तो अवश्य आग भी होगी। लेकिन
जब हम उस व्याप्ति को ही भूल जाते हैं तो फिर हमें उस धुएं की से जो अग्नि की से जो धुएं का ज्ञान हो रहा है तो उस अग्नि ज्ञान की हमें अनुभूति नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ज्ञान की प्रक्रिया में ये व्याप्ति स्मरण जो घटक है वो उसका भी होना आवश्यक है। चौथा इन्होंने पक्ष धर्मता बताया है, यानी हेतु की पक्ष में स्थिति। हेतु यानी कारण, पक्ष यानी वह स्थान जहाँ हम उस विषय को सिद्ध कर रहे हैं। तो व्याप्ति स्मरण होने के बाद लिंग का जो तीसरा ज्ञान है कि जो अग्नि से हम व्याप्ति ज्ञान कर रहे हैं कि इस पर्वत पर धुआं है, ये जो तीसरा ज्ञान होता है तब उसकी अनुमिति भी होती है। और इस तीसरे लिंग ज्ञान को ही लिंग परामर्श कहते हैं और इसी को ही हम अनुमान कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ हेतु की पक्ष में स्थिति सुदृढ़ होती है वहीं उस ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं। तो अनुमान की जो प्रक्रिया है इन 4 प्रकार के घटकों से होती है। पहले व्याप्ति का निश्चय हो जाना चाहिए, फिर आप जिस व्याप्ति ज्ञान का निश्चय कर चुके हैं उसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में जब आप कभी कहीं बाहर जा कर के पर्वत पर धुआं देखते हैं तो आपको पूर्व में रसोई में जो धुएं और अग्नि का जो व्याप्ति ज्ञान आपको हो चुका है उसका स्मरण होना चाहिए। तभी तो उस स्मरण के आधार पर हम यानी पूर्व प्रत्यक्ष किए गए स्मरण के आधार पर ही हम व्याप्ति या हेतु और साध्य या धुएं और अग्नि के ज्ञान को हम जान सकते हैं। और चौथा इन्होंने पक्ष धर्मता बताया है कि हेतु की पक्ष में स्थिति भी होनी चाहिए, यानी व्याप्ति स्मरण होने के बाद भी जो आपको तीसरा ज्ञान हो रहा है कि हाँ पर्वत पर धुआं है, ये तीसरा ज्ञान भी अगर तय हो जाता है तो उसकी अनुमिति हो जाती है और यही अनुमान पूर्ण होता है। ठीक है, तो इस तरह से अनुमान के इन्होंने 4 घटक बताए हैं। अब हम कर रहे थे व्याप्ति की स्थापना के 6 मेथड। तो इन्होंने जो 6 मेथड्स बताए हैं उसमें सबसे पहला इन्होंने बताया है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है एक वस्तु के उपस्थित रहने पर दूसरी वस्तु का भी उपस्थित रहना, यानी एक वस्तु के भाव से दूसरी वस्तु के भाव का होना अन्वय कहलाता है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, तो ये व्याप्ति अन्वय कहलाती है। दूसरी है व्यतिरेक, यानी एक वस्तु के अनुपस्थित रहने पर दूसरी वस्तु का भी अनुपस्थित रहना, ये व्यतिरेक कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है, तो ये व्यतिरेक मेथड कहलाता है। तीसरा इन्होंने बताया व्यभिचाराग्रह। व्यभिचाराग्रह का मतलब है कि 2 वस्तुओं के बीच व्यभिचार यानी व्याघात का अभाव, यानी उसमें किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो, व्यभिचार कहलाता है। यानी व्याप्ति संबंध की जो निश्चितता है वो व्यभिचार के अभाव पर ही संभव होती है, उसी पर ही निर्भर रहती है। जैसे धुएं के साथ हम लगातार आग का भी अनुभव करते हैं। आज तक कोई भी ऐसा स्थान हमने नहीं देखा है जहाँ धुआं हो परंतु आग नहीं हो। तो इस तरह का जो अव्याघातक अनुभव है, अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस है, इसी के बल पर ही हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। यानी किसी भी तरह का व्याघात नहीं हो, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, तभी व्याप्ति संबंध होगा। चौथा इन्होंने उपाधि निराश बताया है कि व्याप्ति संबंध के लिए न्याय दर्शन में अनुपाधिक संबंध का होना आवश्यक माना गया है। यानी 2 घटनाओं का संबंध यदि किसी उपाधि पर निर्भर करे तो उनके बीच के संबंध को व्याप्ति संबंध हम नहीं कह सकते हैं। यदि कोई अग्नि को देख करके धुएं का अनुमान करे
तथा दोनों के बीच व्याप्ति संबंध स्थापित करे तो उसमें दोष हो जाएगा। आग जो है धुएं को तभी पैदा करती है जब जलावन भीगा हो, यानी लकड़ी गीली हो, तभी जो है आग धुएं को पैदा करती है। लेकिन हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है। इसके विपरीत यदि धुएं को देख करके हम आग का अनुमान करें तो धुएं और आग के बीच में व्याप्ति संबंध स्थापित होगा और ये बात न्याय संगत भी होगी। क्यों? कारण ये है कि धुएं और आग के बीच में एक अनुपादिक संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से व्याप्ति संबंध स्थापना के लिए उपाधि निराश का होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट उन्होंने तर्क को बताया है कि न्याय दर्शन जो है अनुभव के द्वारा भी व्याप्ति को स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि तर्क के द्वारा भी हम अपने मत की पुष्टि कर सकते हैं, जिसके ताकि हम किसी भी संशय में न रहे, यानी किसी भी तरह के संशय की गुंजाइश ही न रहे। अनुभव पर आधारित जो व्याप्ति है वो भविष्य में कैसे ठीक मानी जा सकती है। वर्तमान समय में जो धुएं के साथ आग को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में भी धुएं के साथ आग होगी। तो न्याय दर्शन जो है इस पर ये जो आपत्ति उठाई गई है इसका उत्तर देते हैं कि यदि सभी धुएं वाले पदार्थ अग्निवान हैं, ये कथन अगर असत्य है तो उसका जो पूर्ण विरोधी वाक्य है कि कुछ धूमवान पदार्थ अग्नियुक्त नहीं हैं, तो ये कथन सत्य होगा। कारण ये कि दो पूर्ण विरोधी वाक्य जो है एक साथ जो है असत्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरह से सिद्ध होता है कि धुएं और आग के बीच में व्याप्ति संबंध है, जिसे हम तर्क के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। लास्ट उन्होंने बताया सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। तो व्याप्ति में निश्चितता लाने के लिए न्याय दर्शन ने सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष का सहारा लिया है। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष के अलौकिक प्रत्यक्ष का ही एक प्रकार है। इसके द्वारा किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रत्यक्ष में उसकी जाति का भी हमें प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे एक मनुष्य के प्रत्यक्ष में उसकी जाति मनुष्यत्व का भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। तो मनुष्यत्व और मरणशीलता के बीच में साहचर्य संबंध का हम प्रत्यक्ष करते हैं कि सभी मनुष्य जो है मरणशील है। तो इस तरह से ये सामान्य लक्षण जो है, ये सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष भी व्याप्ति की स्थापना में सहायक होता है। इस प्रकार न्याय दर्शन में व्याप्ति संबंध की स्थापना के लिए इन 6 तरह की विधियों का प्रयोग किया है। ठीक है, आज इतना ही। ओके।